रतिका, आजकल ना इस डिजिटल दौर में ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने तक सब चीज़ों के लिए ना हम इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना। बिल्कुल, और ये कहना कहीं पर भी गलत नहीं होगा कि सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी काम के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। बिल्कुल। तो अच्छा सोचो, अगर हम अपने इतने सारे कामों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम ऑफलाइन दुनिया से ऑनलाइन दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे पीछे पीछे बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं, साइबर अपराधी हैं, वो भी हमारे साथ आ गए हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में। लेकिन अब अगर किसी के साथ किसी तरह का कोई साइबर क्राइम हो जाता है तो फिर कौन करेगा हमारी मदद? अरे, हमारे सुरक्षाकर्मी यानी हमारे पुलिस फोर्स है ना, ऑनलाइन वर्ल्ड में हमारी मदद करने के लिए। तो यानी तुम कहना चाहती हो कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, हमारे सुरक्षा बल हैं, वो हमारी ऑनलाइन वर्ल्ड में मदद करने के लिए भी तैनात है? बिल्कुल तैनात हैं। और बिल्कुल, तो साइबर क्राइम के क्षेत्र में क्या है पुलिस की भूमिका, ये जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं BS जायसवाल जी। आप एक IPS हैं, वर्तमान में दिल्ली पुलिस में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर के पद पर कार्यरत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर DD मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और क्योंकि हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि साइबर क्राइम में और जो अन्य क्राइम्स होते हैं उनमें मुख्य तौर पर किस तरह का अंतर होता है? देखिए, ये भ्रांति लोगों को हमेशा रहती है कि साइबर क्राइम किसे कहा जाए। जी। तो ये इसकी परिभाषा ये है कि जिस अपराध में या तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हो या कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल हो, उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। जी। और वही जो परंपरागत तरीके से अगर अपराध किए जाएं तो वो अन्य अपराध माने जाएंगे। इसे मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे किसी के बैंक से अगर पैसे ऑनलाइन तरीके से उसकी गलत पहचान के आधार पर कर ली जाए तो वो एक साइबर अपराध माना जाएगा। पर वहीं अगर फर्जी दस्तावेज से परंपरागत तरीके से अगर अपराध किए जाएं तो वो साइबर अपराध नहीं माना जाएगा। जी। तो मतलब वही ऑनलाइन तरीके से अगर किया जाए कोई भी अपराध, इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए, उसे हम कहेंगे। तो जैसे कि आजकल आपको पता होगा कि जैसे लोन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है जी, या रैंसमवेयर का फ्रॉड है बिल्कुल, या फिशिंग अटैक हो रहे हैं, जी। ये सारे साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। जी। तो ये जो सारे फ्रॉड्स की आप बात कर रहे हैं, इसमें साइबर पुलिस की क्या भूमिका रहती है? जी, साइबर पुलिस एक अलग वर्ग बन गया है पुलिस विभाग में, क्योंकि ये वो अधिकारी होते हैं जो उनको विशेष रूप से साइबर अपराध की जांच और उसे अभियोजन में विशेष रूप से उनको प्रशिक्षित किया जाता है। जी, इसके लिए बहुत ही अत्याधुनिक जो तकनीक, खासकर फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है। अब पुलिस के जो प्रक्रिया है, इसमें सबसे पहले जो शिकायतें आती हैं उस शिकायतों को हम दर्ज करते हैं। ये शिकायतें ऑनलाइन तरीके से भी आती हैं, जैसे कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRB के द्वारा भी, और जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल का एक और इसका माध्यम है कि 1930 जो हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से भी आप अपने क्राइम को पुलिस अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। तो जब हम साइबर पुलिस की बात करते हैं तो साइबर पुलिस की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, क्या पावर्स होते हैं उनकी? साइबर पुलिस की जो शक्तियां हैं हमारे कानूनों से आती हैं। आपको पता होगा कि हाल में भारत सरकार ने नए कानून बनाए हैं जी। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन नए कानूनों में बहुत व्यापक पैमाने पर साइबर पुलिस को अधिकार दिए गए हैं, उनको शक्तियाँ दी गई हैं और उनकी जिम्मेवारियाँ तय की गई हैं। साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जिसके तहत 2000 से वो एक्ट चला रहा है, उसके तहत भी काफ़ी अधिकार दिए गए हैं। तो ये जो साइबर क्राइम होता है, इसमें जांच अधिकारी जो होता है, जो सारा जितना भी इन्वेस्टिगेशंस होती है, वो कौन होता है, उनकी क्या भूमिका रहती है? जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सभी को जानना चाहिए। जो अन्य अपराध हैं उसमें उसकी जांच तो कोई भी कर सकता है, उसे एक हेड कांस्टेबल या ASI या सब इंस्पेक्टर भी कर सकते हैं। लेकिन जो साइबर अपराध हैं उसे कम से कम इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी ही कर सकता है। उससे ऊपर का अधिकारी कर सकता है, लेकिन उसके नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता। लेकिन जो नीचे का अधिकारी है, चाहे सब इंस्पेक्टर हो या ASI हो, वो उसे जांच में सहयोग कर सकते हैं। तो मतलब ट्रेनिंग इस हिसाब से दी जाती है कि मतलब इसी लेवल पे ही जो अधिकारी हैं वो जांच कर सकते हैं, तो ऐसा क्यों? जी, एक्चुअली जो साइबर अपराध हैं, चूँकि वो बहुत ही ज़्यादा
कहा जाए तो तकनीकी स्तर पर काफ़ी जटिल हो सकते हैं। तो उसमें ये एक सीमा तय कर दी गई है कि इंस्पेक्टर स्तर का जो अधिकारी है वो उसकी जांच करेगा, तो उसमें जांच काफ़ी प्रभावी होगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो अन्य वर्ग के अधिकारी हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हों या एएसआई हों, वो उसमें सहयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस अपराध की जांच में पूरे देश भर में भिन्न जगहों पर जा करके, मौके पर जा करके छानबीन करनी होती है। तो सहयोग अपेक्षित होता है हर स्तर के अधिकारियों का, और उसमें कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई और सब इंस्पेक्टर भी सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर, अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, अब जिसके साथ साइबर क्राइम हो जाए, अब वो कहाँ पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाए? क्योंकि नॉर्मली तो हम सब जानते हैं कि पुलिस स्टेशन हम जाते हैं, एफआईआर करवाते हैं, लेकिन साइबर क्राइम की बात करें तो कैसे, ये प्रक्रिया कैसे होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, और हमारे दर्शकों को भी जानना चाहिए, क्योंकि सामान्य अपराध तो कोई कभी भी किसी पुलिस स्टेशन में जा कर के अपना दर्ज करा सकता है, और आजकल आपको पता है कि EFIR भी होते हैं जी। पर साइबर अपराध में भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा पोर्टल बनाया हुआ है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे लागू है, और उस पोर्टल पे, जिसको कि हम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल कहते हैं, cybercrime.gov.in, ये पोर्टल है जिस पे जाकर कोई भी पीड़ित व्यक्ति साइबर अपराध को दर्ज करा सकता है। इसके अलावा एक हेल्पलाइन है जो कि पूरे देश में लागू है, 1930 हेल्पलाइन। इस हेल्पलाइन पर जाकर कोई भी पीड़ित व्यक्ति पुलिस अधिकारी से बात कर अपनी बात को कह सकता है, क्योंकि ये संभव है कि हर व्यक्ति इतना शिक्षित ना हो कि वो ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के अपनी बात लिख सके या अपलोड कर सके। इसलिए 1930 की सुविधा भारत सरकार ने दी है, और यह नंबर पूरे देश में व्यापक पैमाने पर लागू है और काफ़ी कारगर है। तो जब हम साइबर क्राइम की रिपोर्ट करते हैं तो उसकी जांच शुरुआत होती है, तो जांच सही से हो रही है, कहाँ तक पहुँची, क्या उसे हम ट्रैक कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने कहा कि cybercrime.gov.in जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, उस पोर्टल पे दर्ज करने के बाद कोई भी पीड़ित व्यक्ति उसका स्टेटस भी पता कर सकता है जी। तो समय समय पर उसे स्टेटस भी मिल जाएगा। उसके अलावा 1930 पर वो पुलिस अधिकारी से बात कर अपने उस शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है, अद्यतन उसमें क्या नई बात आई है, उसके बारे में वो पता कर सकता है। उसे पैसे अगर चले गए हैं तो पैसे वापस कब आएंगे, उसके बारे में जानकारी उसको 1930 पे और cybercrime.gov.in पोर्टल पे दी जाती है। तो मतलब ये सारी सुविधाएं दी जाती है कि आप आराम से अपनी जो जांच है उसकी ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ तक पहुँची। बिल्कुल। और सर, इसमें कितना समय लगता है? मान लीजिए कोई भी एक केस आया कोई साइबर क्राइम का, अब उसे सुलझाने में, क्योंकि प्रक्रिया तो जैसा आपने बताया बहुत जटिल है और समय ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, थोड़ा इसके बारे में और बताइए। जी, सबसे पहले इसको हम दो भाग में बांट कर समझेंगे कि किसी भी साइबर अपराध में, जो खासकर जो आर्थिक अपराध हैं जिसमें कि पैसे बैंक अकाउंट से चले गए, तो एक पीड़ित को ये जानना होता है कि कितनी जल्दी उसका पैसा वापस आ जाए। बिल्कुल। तो यह भाग जो है, इसके लिए बहुत एक अच्छी सुविधा है कि आप 1930 पे जब आप अपनी बात कहेंगे या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पे अपनी बात आप दर्ज कराएंगे, तो आप बैंक का वो ट्रांजैक्शन जिसके माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र हुआ है और वो किसी साइबर अपराधी के खाते में चला गया है, जैसे ही आप वो जानकारी उपलब्ध कराएंगे, हमारा बैंक का जो सिस्टम है, जो तंत्र है, उसके साथ एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है जिसके तहत उस पैसे को वापस करने की एक प्रक्रिया है, जिसे फौरी तरीके से बहुत ही त्वरित कार्रवाई कर वापस कराया जाता है। तो इससे पीड़ित को एक इमीडिएट उसको एक रिलीफ मिल जाता है, उसको एक सुविधा मिल जाती है कि उसका पैसा वापस आने की संभावना हो जाती है। जहाँ तक जांच का विषय है, जिसमें कि हम उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें संभव है कि हमें पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जा कर के छानबीन करनी पड़े जी। और इस तहकीकात में समय भी लग सकता है। वो इस पर निर्भर करता है कि कितने जटिल तरीके से साइबर अपराध को अंजाम दिया गया है और उसमें जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस हैं, वो किस तरीके के हैं। क्या वो देश के किसी कंप्यूटर या सर्वर पर हैं या किसी विदेश के कंप्यूटर के और सर्वर पे हैं। उसके अनुसार जो जांच की जो समय जो है वो हो सकता है कि 1 महीने में भी हो जाए। अगर जटिल
जांच है तो वो साल तक भी जा सकता है। और समय लग सकता है ऐसे में। तो साइबर पुलिस को जो अभी आपने बात बताई, तो साइबर पुलिस के लिए साइबर अपराधी को पकड़ना, बिकॉज ये ऑनलाइन अपराध है और आपने जैसे भी बताया कि कहीं से भी अपराधी जो है अपराध कर सकता है, तो थोड़ा मुश्किल रहता है, या किस तरह से इसको कार्रवाई को आप करते हैं ताकि ये आसान रहे? बिल्कुल, अक्सर हमें ये लगता है कि साइबर अपराधी इंटरनेट जो एक एनोनिमिटी प्रोवाइड करती है जी, जिसके माध्यम से वो साइबर अपराध करने में सक्षम होता है, तो शायद उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता होगा, ऐसा एक आम व्यक्ति को लगता है जी। लेकिन जो पुलिस में जो प्रशिक्षण इस तरह से हमें दी जाती है कि हम अपने जांच अधिकारी को फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी, जो साइबर फॉरेंसिक तकनीकी है, उसकी बहुत ही गहन तरीके से उनको प्रशिक्षण उसमें मिलती है। वो अत्याधुनिक जो नवीनतम जो तरीके हैं साइबर अपराध करने के, उनसे वो वाकिफ़ ही नहीं होते, बल्कि उसको किस प्रकार से जांच के दायरे में लाकर साइबर अपराधी को पकड़ सकें, इसके लिए उनको सतत वो जो है अनवरत उसमें परिश्रम करते हैं, अपने ज्ञान और कौशल को अपडेट करते हैं। और यही वजह है कि इन तरीकों को इस्तेमाल कर साइबर अपराधी चाहे देश में हो या विदेश में हो, हम उसे ट्रैक करने में कामयाब होते हैं और कानूनन तरीके से उसे हम कानून के दायरे में लाकर अभियोजन भी करते हैं। और सर मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति के साथ साइबर क्राइम हो जाता है, अब अपने सर पे उसे कौन से मतलब एविडेंसेस कलेक्ट करने होंगे जो पुलिस के समक्ष उसे पेश करने चाहिए, मतलब अपनी तैयारी कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है और हमारे दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि जब आप साइबर क्राइम को जब वो रिपोर्ट करते हैं तो सिर्फ यह कह देना कि मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ है और मेरा पैसा निकल गया है, ये काफ़ी नहीं होगा जी। आपको वो सभी जानकारियाँ उपलब्ध करानी पड़ेंगी जिससे कि जांच अधिकारी अपनी जांच में आगे बढ़े, उस पैसे का जो ट्रांजैक्शन है किस अकाउंट में गया है वहाँ तक पहुँच करके बैंक से सहयोग लेकर उसे वापस कर सके। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो दें ही, लेकिन जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है उसका भी डिटेल्स दें। अगर उसका स्क्रीनशॉट को आप साइबर क्राइम पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो बहुत जल्दी संभव है कि वो पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाए। बिल्कुल सर, साइबर क्राइम तो होता है और बचने के भी इसके उपाय हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को वो उपाय बताएं, वो टिप्स बताएं जिससे कि वो अपने आप को साइबर क्राइम होने से बचा सके। बहुत अच्छा। मैं यह कहना चाहूँगा कि हमें अगर कुछ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसको हम डूज और डोंट्स कहते हैं, अगर कुछ चंद 10-12 ऐसे जो डूज एंड डोंट्स हैं, अगर उसको हमारे दर्शक उसका पालन करें तो संभव है कि वो 99% साइबर क्राइम से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका जो कंप्यूटर या आपका मोबाइल डिवाइस है, जो कि आपका सब कुछ है, जिससे आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, उसमें जो पासवर्ड जो रखना है वो बहुत ही स्ट्रांग रखना है। 12 से 15 कैरेक्टर का जो पासवर्ड होता है उसको हम स्ट्रांग मानते हैं, जिसमें कि लोअर केस, अपर केस, कोई डिजिट भी हो और स्ट्रांग और स्पेशल कैरेक्टर भी हो, तब जाकर के स्ट्रांग पासवर्ड होता है। उसी प्रकार से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो आजकल काफ़ी प्रचलित है, ये एक दोहरी सुरक्षा का एक कवच प्रदान करता है कि सिर्फ पासवर्ड से संभव है कि कोई अटैक करके पासवर्ड पता कर ले, तो अगर फेस या फिंगरप्रिंट या OTP या पिन का भी इस्तेमाल साथ साथ हो तो ये बहुत ही सुरक्षित हो जाता है। बिल्कुल। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि एंटीवायरस और एंटी मॉलवेयर का प्रयोग व्यापक रूप से करें, चाहे वो मोबाइल डिवाइस हो या आपका लैपटॉप हो। जी। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने बैंकिंग की जो डिटेल्स हैं उसे कभी किसी से साझा ना करें। OTP पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, पैसा किसी के अकाउंट से लेने के लिए OTP का शेयर करना, साझा करना नहीं होता। अगर कोई फ़ोन करके यह कहे कि मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूं, मुझे OTP बता दो, तो वो कभी नहीं करना है, क्योंकि OTP का प्रयोग सिर्फ पैसा अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालने के लिए होता है। बिल्कुल। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा कि जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस एजेंसीज हैं, देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कई हिदायतें समय समय पर एडवर्टाइज करते हैं, विज्ञापन देते हैं, क्योंकि जो साइबर क्राइम है उसका जो ट्रेंड है वो लगातार बदलता रहता है। हर 3 से 6 महीने में नए नए प्रकार के साइबर अपराध आ रहे होते हैं। जैसे लोन का स्कैम है, इन्वेस्टमेंट का स्कैम है,
जो व्यवहार में जो चीज़ें होती हैं उसी से निकाल करके वो एक साइबर क्राइम करते हैं। जी। तो हमें उन हिदायतों को जो है हमेशा पालन करना है। बिल्कुल। तो दर्शकों, जैसे कि अभी हमने जाना कि अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो जाता है, साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी रक्षा करने के लिए, आपको सुरक्षा आपकी करने के लिए पुलिस जो है, साइबर पुलिस जो है, हमेशा तैयार रहती है। और जो टिप्स आपको बताए गए हैं वो भी ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। और ये जानकारी आज हमारे साथ साझा कर रहे थे BS जायसवाल जी, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबर से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया DD मॉर्निंग शो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद।